गुड मॉर्निंग एवरीवन। विनायक नर्स एकेडमी रायपुर आप सभी के लिए नॉर्सेट का पीआईक्यू बैच ऑनलाइन क्लासेस फ्री यूट्यूब में लेके आ रहा है। इसका लाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि पर्टिकुलर जितने भी प्रीवियस ईयर के नॉर्सेट में अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैक्सिमम क्या किया गया है, ऐसा उठाया गया है और वहां पे क्वेश्चन बनाया गया और बार बार बोल सकते हैं ऐसा रिपीट होता ही रहता है। तो ये जो बैच रहेगा आपका, ये ऑनलाइन क्लास वाला बैच रहेगा, यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप डेली क्लास अटेंड करना, आपको नए नए एमसीक्यू भी आपको देखने मिलेंगे और ऐसे टॉपिकों को भी डील किया जाएगा जो बार बार रिपीट एज अ नॉर्सेट में होता है और रिपीट होता है। ठीक है, और आप क्लास को अटेंड करके आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को और आगे ले जा सकते हो। तो हम इस जर्नी को आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है, लैक्टेटिंग मदर इज शेड्यूल्ड फॉर रिसीव रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 थेरेपी, व्हाट शुड नर्सेज गिवन। इसमें ऑप्शन पहला बोल रहा है कि भैया कंटिन्यू फीडिंग कराना है, दूसरा बोल रहा है कि पंप एंड डिस्कार्ड मिल्क फॉर फ्यू डेज, तीसरा बोल रहा है स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, चौथा बोल रहा है कि भैया क्या करना है, डू नॉट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 1 वीक, 1 वीक तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है। सबसे पहले आप ध्यान रखो कि अगर किसी फीमेल मदर को रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी चल रहा है, ये थेरेपी क्यों दिया जाता है, इसका जो रीजन होता है, वो सबसे बड़ा जो रीजन है वो रीजन है क्या, अगर किसी पेशेंट को क्या है आपका कैंसर, कैंसर है, या बोल सकते हैं थायराइड का कैंसर है। किसका कैंसर है आपका, थायराइड, थायराइड का कैंसर अगर है तो हम क्या करते हैं, आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एज हम उसको इंजेक्ट थेरेपी में रखते हैं। जो लैक्टेटिंग मदर है इस कंडीशन में हम याद रखना, ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करते हैं, हम एज स्टॉप करते हैं। रीजन बता रहा हूं आपको, ध्यान समझना। रीजन ये होता है कि जो बेबी है, बेबी क्या करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग करेगा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो ब्रेस्ट मिल्क के साथ क्या कर सकता है, वो बेबी के अंदर क्या जाके क्या कर सकता है, ऐसा इफेक्ट बोल सकते हैं, या हार्मफुल एज अ इफेक्ट क्या करेगा, वो शो करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपका पर्टिकुलर की कंप्लीट तरीके से जो ब्रेस्ट फीडिंग होगा फीमेल को, वो हम क्या करेंगे, एज अ बेबी के लिए स्टॉप कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है जो मिल्क के थ्रू जो बेबी में जा सकता है, वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। क्या होगा, बेबी एज अ हेल्दी आपको ग्रो कर सकता है। तो इस कंडीशन में याद रखना, किसी भी प्रकार का रेडियो एक्टिव अगर सब्सटेंस मदर ले रही है तो हम क्या करेंगे, इज ब्रेस्ट फीडिंग इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा, क्या इसको आपका स्टॉप कर दिया जाएगा। ये रहेगा आपका ऑप्शन सी इज अ आंसर, कि भैया ब्रेस्ट फीडिंग आपको नहीं कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, अ प्रेग्नेंट ह्यूमन इज अ सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लेन ऑफ फ्रीक्वेंट हार्टबर्न एंड एसिड रिफ्लेक्स especially after meal. The nurses understand that this symptom is most likely due to which of the follow cause. ठीक है, एक प्रेग्नेंट फीमेल है जो सेकेंड ट्राइमेस्टर की है, वो कंप्लेन कर रही है कि बार बार हार्टबर्न हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिड क्या रहा है, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है ठीक, खाना खाने के बाद। ठीक है, यहां पे समझना कि पर्टिकुलर जो प्रेगनेंसी की कंडीशन में, ठीक है, प्रेगनेंसी के कंडीशन में एक हार्मोन्स होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है प्रेगनेंसी का, वो होता है कौन सा, आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है एक इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है प्रेगनेंसी का, जिसका फंक्शन जो होता है वो पहला फंक्शन करता है क्या, आपका प्रेगनेंसी मेंटेन। वो क्या काम करता है, पहला प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, दूसरा काम क्या करता है, वो स्मूथ मसल रिलैक्स, वो क्या करता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब प्रोजेस्टेरॉन का वैल्यू जब हाई होता है तो वो क्या काम करता है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं हमारे बॉडी के, उसको क्या करता है, वो रिलैक्स कर देता है।
तो इस कंडीशन में क्या रहेगा आपका कि पर्टिकुलर जो पहला ऑप्शन बोल रहा है रिलैक्स ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, यही क्या है हमारा आपका पहला आंसर है कि अगर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर अगर रिलैक्स हो जाएंगे तो क्या होगा, स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे। तो जब स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, जो स्टमक के जो एसिड हैं, ठीक है, एसिड क्या करेंगे आपका वो रिफ्लेक्स करेंगे, बाहर आएंगे, और क्या आपको देखने को मिलेगा एज अ पेशेंट के अंदर आपको हार्ट बर्न देखने का आपको मिलेगा, पेशेंट देखने मिलेगा हमको हार्ट बर्न आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट रीजन ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से क्या रहेगा आपका, वो स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से क्या होता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर क्या हो जाता है रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एसिड का रिफ्लेक्स ज्यादा होता है और क्या होगा उसके अंदर आपका ऐसा हार्ट बर्न का कंडीशन आपको देखने मिलता है ऐसा पेशेंट के अंदर। इसको ध्यान अच्छे से रख लेना, ठीक। ये होगा आपका सेकंड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, a patient is a diabetes mellitus and hypertension present with acute kidney injury. The urine output is 20 ml per hour and serum creatinine is a 3.6 mg per dl. According to रेफेल क्राइटेरिया व्हाट स्टेज दिस, देखो जो रेफेल जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है, इस क्राइटेरिया को यूज किया जाता है खासकर आपका किडनी इंजरी, किडनी इंजरी, या हम बोल सकते हैं आपका किडनी फेलियर, किडनी किडनी इसके अंदर आपका फेलियर, ठीक है, किडनी फेलियर हम इसे क्या सकते हैं ऐसा यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो रेफिल जो क्राइटेरिया होता है, इस क्राइटेरिया के अंदर देखो आर का मतलब होता है रिस्क, आई का मतलब होता है इंजरी, एफ का मतलब होता है फेलियर, एल का मतलब होता है लॉस, और अगर यहां पे एक और जुड़ के हो जाएगा आपको एंड, एंड रीनल डिसऑर्डर, क्या रहेगा आपका ये एंड रीनल डिसऑर्डर हम इसको बोल सकते हैं, ये आपका बोला जाता है, ठीक है। तो रेफेल क्राइटेरिया जो होता है, इस क्राइटेरिया के अंदर हम मैक्सिमम 2 पॉइंट हमेशा देखा जाता है, 2 पॉइंट। पहला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा कौन सा, सीरम क्रेटिनिन लेवल, और दूसरा पॉइंट होता है यूरिन आउटपुट। इन दो चीजों को इस क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूड किया जाता है और पता लगाया जाता है कि भैया जो पेशेंट का जो किडनी इंजरी हुआ है, ये जो किडनी फेलियर हुआ किस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करें, रेफेल क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो रेफेल क्राइटेरिया के अंदर हम बात करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर्टिकुलर, तो भैया देखो आर का मतलब हमने क्या बताया था कि यह होता है आपका रिस्क होता है। तो रिस्क कैसा रहेगा, जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो रहेगा आपका 1.5 रहेगा, यूरिन आउटपुट जो रहेगा वो लेस देन 0.5 ml पर केजी पर आवर फॉर 6 आवर में, इतना यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा। दूसरा रहेगा आपका क्या, आपका रिस्क, तो आपका इंजरी। तो इंजरी में आपको देखने मिलेगा कि क्रेटिनिन का लेवल जो रहेगा वो 2 में रहेगा, यूरिन आउटपुट क्या रहेगा 0.5 ml फॉर 12 आवर्स, ये अगर देखने को मिल गया तो मतलब ये क्या हो गया आपका इंजरी में आ चुका है। तीसरा बोल रहा है फेलियर, तो फेलियर में क्या होने वाला है आपका कि भैया वो रहेगा क्या आपका 3 से ज्यादा आपको देखने मिलेगा, ठीक है, और क्रिएटिनिन आपका 4 इंच पर से ज्यादा आपको देखने मिल सकता है। कब यूरिन आउटपुट कितना रहेगा, यूरिन आउटपुट हमारा 0.3 ml पर केजी पर आवर फॉर 24 आवर्स, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाता है। तो याद रखना जो रिफिल क्राइटेरिया जो होता है हम इसका पर्टिकुलर जो यूज करते हैं वो करते हैं किसके लिए, आपका एक्यूट किडनी इंजरी या किडनी फेलियर में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हो सकता है आने वाले 9 पे आपको ये देखने को मिल जाए। समझ में आई हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेक्टम सपोजिटरी फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन शुड बी इंसर्ट अप टू विच डिप्थ, ठीक है। तो याद रखना एडल्ट में खासकर, ठीक है, एडल्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं एज अ 4
इंच मतलब 10 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे एज अ इंसर्ट कर सकते हैं। रीजन ये रहता है कि जो रेक्टल जो म्यूकस होता है और हमारा जो इंटरनल जो स्पिंक्चर्स होते हैं उनके पास ये क्या होता है आपका, हम इसको इंसर्ट करते हैं, उससे क्या होता है वहां पे जो म्यूकस होते हैं वो क्या करते हैं एज अ बेटर एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं एज अ एडल्ट के अंदर हम यहाँ पे 4 इंचेस मतलब 10 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं एज अ इंसर्ट करने का काम करते हैं एज अ सपोजिटरी को। ठीक है, समझ में आया? बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन आता है, बेसिक से ही आपका नॉट में एज अ क्वेश्चन देखने का आपको मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तो क्वेश्चन आपका a patient present with severe abdominal pain, hypotension, tachycardia, and broad like abdominal rigidity. What should the nurse says is immediately action? इस कंडीशन में पे नर्सेस का इमीडिएटली एक्शन क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे अगर मैं सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स है सामने वाले को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, ठीक है, ट्रेकीकार्डिया हो रहा है, ब्रॉड लाइक एब्डोमिनल देखने को मिल रहा है। तो यहां पे क्या ऑप्शन दिया है? फर्स्ट ऑप्शन एडमिनिस्टर्ड एनाल्जेसिक। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि भैया पोजीशन द पेशेंट, क्या आप पेशेंट को पोजीशन दोगे। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है इन्फॉर्म द फिजिशियन इमीडिएटली, आप तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे। चौथा बोल रहा है कि भैया मॉनिटर द वाइटल साइन। तो मैं यहां बोलूंगा कि जो ऑप्शन आएगा वो होगा हमारा कौन सा? थर्ड ऑप्शन, इन्फॉर्म द फिजिशियन इमीडिएटली। रीजन क्या होगा? रीजन समझो कि वो जो सिम्टम्स आपको जो शो कर रहे हैं, सीवियर एब्डोमिनल पेन और आपका ब्रॉड लाइक एब्डोमिनल पेन, ये जो खासकर रहेगा ये डिनोट करता है पेरिटोनाइटिस। किस डिनोट करता है? ये पेरिटोनाइटिस को डिनोट करता है। क्या है आपका याद रखना? थीसिया, ठीक है, या हम बोल सकते हैं आप इसमें लंबर पंचर कर रहे हो, लंबर पंचर कर रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सीएसएफ है, ठीक है, सीएसएफ का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और चांस होता है क्या होने का, आपको डिस्टर्ब होने की वजह से आपका लीकेज के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसका एज अ लीकेज के क्या होता है, एज अ चांस बढ़ जाता है। जब लीकेज का चांस बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आगे चल के पेशेंट के अंदर आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। कैसे मिलेगा आपका? आईसीपी इंक्रीज हो जाता है। आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा तो इसमें क्या हो सकता है, आगे चल के पेशेंट को सेरेब्रल एडिमा ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे एज अ नर्स, जो हमारा प्रायोरिटी होता है वो हम क्या करेंगे आपका, कीप द पेशेंट फ्लैट पोजीशन। ठीक है, आप क्या करोगे, पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया हो या लंबर पंचर हो, इस कंडीशन में लीकेज होने के ज्यादा चांस होते हैं सीएसएफ का। और अगर सीएसएफ अगर लीकेज हुआ तो क्या होगा, आईसीपी जो होगा इंक्रीज होगा। आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा तो क्या कंडीशन देखने मिलेगा आपको, सेरेब्रल एडिमा करा देगा और आपका जो सीवियर हेडेक आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको प्रिवेंट क्या करेंगे एज ए पेशेंट को, आपका एक फ्लैट पोजीशन दिया जाता है खासकर आपका हेडेक से प्रिवेंट करने के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है पेशेंट को, भैया क्या करना है आपको एज अ फ्लैट या हो सकता है सुपाइन पोजीशन आप क्या करोगे, एज अ मेंटेन करोगे पेशेंट का। ठीक है, ये होगा कौन सा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। A patient has a Foley catheter in situ. The urinary drainage bag has not been empty that last 4 hours and no urine output observed.
व्हाट शुड बी द नर्सेस इज इमीडिएटली एक्शन। तो नर्सेस का इमीडिएटली एक्शन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि भैया हमने कैथेटर लगाया हुआ है, यूरिन ड्रेनेज बैग भी हमने लगाया हुआ है, लेकिन अभी तक क्या है, यूरिन आउटपुट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो व्हाट शुड द नर्सेज इमीडिएटली एक्शन, नर्सेज कम्युनिकेशन क्या होगा। तो नर्सेज याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है क्या करना, आपका असिस्मेंट करना। असिस्मेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है असिस्मेंट करना। तो आपको पता लगाना है कि भैया यूरिन आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले दिमाग में रखना है कि वो क्या करना है, आपको पर्टिकुलर ऑप्शन जो 4 दिया, चेक द नाइज एंड ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द कैथेटर ट्यूब। मतलब कैथेटर जो है कहीं से मुड़ा थोड़ी है, या कहीं जाके जो क्लॉथ होके ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ी हो गया है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, यही क्या होता है, आपका नर्स का सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि आपको चेक करना है कि आपके जो ड्रेनेज बैग लगा हुआ है, वो ड्रेनेज बैग जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ी हो गया, कहीं से मुड़ थोड़ी गया है, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट नहीं आ पा रहा है हमारे बैग के अंदर। तो ध्यान रखना, असिस्मेंट आपका पहला काम होता है। तो ऑप्शन अगर और देखें तो बोल रहा है पहला ऑप्शन, कंसिडर दिस फाइंडिंग एज एक्सपेक्टेड, कि भैया जो दिख रहा है वो एक्सपेक्टेड है, ऐसे ही आएगा बोल रहा है वो। सेकंड बोल रहा है कि दूसरा कि भैया इन्फॉर्म द फिजिशियन इमीडिएटली, आप तुरंत क्या करो, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो कि भैया यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है। या तीसरा बोल रहा है कि असीज द पेशेंट एंड डॉक्यूमेंट यूरिन, आप पेशेंट को असीज कर लो और उसको डॉक्यूमेंट कर लो कि भैया नहीं आया, हमने डॉक्यूमेंट कर दिया, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, हमारा काम ये होता है कि भैया क्या करना, असिस्मेंट करना। ठीक है, असिस्मेंट करना मीन्स ये है कि पर्टिकुलर आपको देखना है कि जो हमने ट्यूब लगाया हुआ है वो कहीं से मुड़ा थोड़ी है, या कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ी हुआ है, ये हमारा काम होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऑप्शन आपका आंसर ऐसा फोर्थ आपको देखने को ये मिल जाता है। इस समझ में आया आपको। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर we are the labor room functioning under the Lakshya program focus on improve the quality of antepartum and immediate postpartum care. Which of the follow practice is emphasized under this program? ठीक है, तो जो दो तीन पॉइंट अब याद रखो लक्ष्य प्रोग्राम के अंदर। पहला जो एम होता है इसका, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट याद रखना कि पर्टिकुलर इसका एम क्या है। ठीक है, तो जो एम होता है पर्टिकुलर इसका, ठीक है, एक से ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट अगर हमें देख रहे थे यहाँ पे, वे एम क्या होता है। ठीक है, ए आई एम, एम क्या होता है, इसका पहला एम होता है खासकर आपका लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्या होता है आपका, लेबर रूम के क्वालिटी को इंप्रूव करना इज द फर्स्ट एम होता है खासकर आपका किसका, हमारा लक्ष्य प्रोग्राम का। दूसरा पॉइंट याद रख लेना, लॉन्च कब हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 11 दिसंबर को, इसने क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। तीसरा, मिनिस्ट्री कौन सा है, मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री के अंदर हमने देखा था कौन सा रहेगा आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इसके अंदर ही आता है। तो यहां पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो नीचे स्टार्ट करते हैं, सेपरेशन फॉर मदर एंड न्यू बोर्न आफ्टर डिलीवरी। देखो, सेपरेशन जो मदर है या न्यू बोर्न है आफ्टर डिलीवरी, वो डिपेंडेबल होता है, ये किसी भी प्रोग्राम के अंदर नहीं आता। ये नेक्स्ट बोल रहा है कि रेस्ट्रिक्टेड बर्थ कंपेयर टू द मेटर्निटी, स्टेरिलिटी जो है वो डिपेंडेबल होता है किसके अंदर, आपका मदर पे डिपेंड करता भैया करवाना कि नहीं करवाना है। नेक्स्ट याद रखना, रूटीन एपिसियोटोमी टू शॉर्टर देन ड्यूरेशन ऑफ लेबर। तो यहां पे क्या होगा, कभी भी याद रखना, जो एपिसियोटोमी है वो रूटीन प्रोसीजर नहीं है। क्या नहीं है, ये रूटीन प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, क्या बोलेंगे हमारे पास आंसर, हमारा आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक डिले कॉर्ड क्रैम्पिंग एटलीस्ट 1 to 3 मिनट। इसका रीजन ये होता है कि जो आफ्टर डिलीवरी जो प्लेसेंटल जो ब्लड होता है वो फीटस के अंदर आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एज अ वहां पे आपका डिले करते हैं, जिससे क्या हो, ब्लड प्रॉपर तरीके से फीटस के अंदर आ जाए, या बेबी के अंदर वो पहुंच जाए। ठीक है, चलो तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ये ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
कि a 45-year-old rush into emergency department with complaint of severe abdominal pain, nausea, vomiting. On examination, the patient found dehydrated, breathing deeply with Cosmo respiration and appear lethargic. Laboratory investigation revealed blood glucose level of 520 mg per dl. As the nurses prepare for immediate management, what should be the first nursing action? ये ध्यान से समझने वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक 45-year-old है, पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, ठीक है, कंप्लेन कर रहा है सीवियर एब्डोमिनल पेन, साथ में नोजिया भी हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रहा है. ऑन एग्जामिनेशन ही फाउंड डिहाइड्रेटेड है पेशेंट, और क्या हो रहा है, ब्रीथ डीपली, कौन सा, कॉस्मोल रेस्पिरेशन भी आपको देखने को मिल रहा है. एज अपेयर लिथार्जिक भी आपको देखने को मिल जा रहा है. लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन रिवील ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, 520 mg पर dl है. एज द नर्स प्रिपेयर फॉर इमीडिएट मैनेजमेंट, व्हाट शुड बी द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन? पहला नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ये पूरा अगर हम सिम्टम्स को मिलाकर अगर इसका डायग्नोसिस अगर निकाले तो डायग्नोसिस क्या निकल के आया है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. क्या रहेगा इसका, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. अब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्यों होता है? ये होता है क्यों, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. अगर किसी पेशेंट को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है, उस कंडीशन में क्या देखने मिलेगा आपको एज अ कॉम्प्लिकेशन, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस देखने को मिलता है. ठीक है, क्यों देखने को मिलता है, रीजन क्या है? देखो, अगर इंसुलिन की बात करेंगे, ठीक है, इंसुलिन जो होता है सिक्रीट कहां से होता है हमारा, ये बीटा सेल से. ठीक है, और इंसुलिन क्या है, एक टाइप का हार्मोन्स है. ठीक है, कैसा हार्मोन्स है, सिंगल हार्मोन जो क्या काम करता है, ये हाइपोग्लाइसीमिया कराता है. क्या कराता है, हाइपोग्लाइसीमिया कराता है. तो यहां पे क्या होता है, बीटा सेल हो सकता है डैमेज हो गया हो कंजेनेटली, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर हो सकते हैं इंसुलिन नहीं बना पा रहा है. तो उसकी वजह से क्या रहेगा, आपको देखने मिलेगा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस देखने मिलता है. ठीक, और अगर हम इसको एक और स्लाइड्स को समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक, कि पेशेंट है, ठीक है, तो पेशेंट सामने वाले को क्या है आपका, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये हमारा ब्लड वेसल, ये हमारा सेल है. ठीक है, ये हमारा ब्लड वेसल हमारा आपका सेल है. तो यहां पे क्या होने वाला है पर्टिकुलर, ये ब्लड वेसल, बहुत सारे ब्लड बह रहे हैं, ये हमारा सेल है. ठीक है, तो ब्लड के अंदर क्या पाया जाएगा, ग्लूकोज पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, यहाँ पे पोटेशियम्स होते हैं. पोटेशियम जो ब्लड सेल में मतलब ब्लड के अंदर बहते रहते हैं. तो यहाँ पे जो काम होता है, जो इंसुलिन का जो काम क्या होने वाला है, ये क्या फंक्शन करता है, ग्लूकोज को लाता है सेल में, और पोटेशियम को लाता है सेल में, और क्या काम करता है, पोटेशियम और ग्लूकोज को क्या करता है, वो मेंटेन करने काम करता है. ठीक है, अब पेशेंट में क्या हो चुका है, इंसुलिन का कमी हो चुका है. तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब सेल के पास जब क्या पहुंचता है, ग्लूकोज पहुंचता है. तो जब ग्लूकोज पहुंचता क्या होगा, उसका जो सेल होता है हमारा, वो क्या होगा, उसका यूज कैसे करेगा, यूज करेगा हमारा एटीपी के फॉर्म में, और क्या बनाएगा आपका, ये एनर्जी बनाएगा, बॉडी को एनर्जी देगा. अब यहां पे क्या होगा, इस भैया का डेफिशिएंसी हो चुका है, तो यहां से क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो सेल में नहीं जा पाया जाएगा. तो अब क्या करेगा, सेल में हो जाएगा क्या, स्टारवेशन. के अंदर आपको स्टारवेशन देखने को मिलेगा. तो वो क्या करेगा, अपने आप को क्या करने के लिए, बचाने के लिए क्या करेगा, वो फैट का ब्रेकडाउन करेगा. क्या काम करेगा, फैट का ब्रेकडाउन. ठीक है, जब फैट का ब्रेकडाउन होगा क्या बनेगा आपका,
कीटोन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और कीटोन एक टाइप का आपका ये, एक टाइप का ये आपका एसिड है, ठीक है। तो याद रखना क्या रहेगा आपका, तो उस कंडीशन में क्या होता है पेशेंट को आपको देखने को मिलेगा क्या, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहां पे अगर हम और चीज देखें तो क्या होता है, आपको पूछा गया भैया कि द नर्सेस प्रिपेयर फॉर इमीडिएट मैनेजमेंट फॉर फर्स्ट एक्शन, क्या हो इमीडिएटली एज अ नर्स इस कंडीशन में क्या करेगी। तो ध्यान रखना सबसे पहला काम होता है क्या करना आपका, आईवी फ्लूइड देना। आईवी फ्लूइड देने का रीजन होता है क्या करना आपको, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना, ठीक है। देखो पहला प्रायोरिटी इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, याद रखना। दूसरा प्रायोरिटी क्या होता है, इज अ सेकेंड प्रायोरिटी क्वेश्चन के अंदर। पहला प्रायोरिटी क्यों है, क्योंकि आपको जब डिहाइड्रेशन ट्रीट हो जाएगा तो क्या होगा, जब आप इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेट करोगे तो वो क्या होगा, पूरे बॉडी में क्या सर्कुलेट होकर क्या करेगा, ग्लूकोज की वैल्यू कम कर देगा और जो सेल में स्टार्वेशन हो उसको क्या करेगा, वो कम कर देगा। जिससे क्या होगा, पेशेंट के अंदर कीटोन्स बॉडी नहीं बनेंगे और ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसा ट्रीट आपको देखने को मिल जाएगा। एक टर्म्स लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सा आपका, कॉस्मो रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे कॉस्मो रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो जो कॉस्मो रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है, ठीक है, तो कॉस्मो रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर डीप डेप्थ एंड रैपिड रेस्पिरेशन, डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन क्या रहेगा आपका, पेशेंट गहराई के साथ सांस लेगा और क्या होगा, वो लगातार सांस लेगा, गहराई के साथ और लगातार क्या रहेगा, वो अपने सांस को लेगा, ठीक है। ये क्यों होता है, इसका रीजन ये होता है, इस रीजन याद रखना, रीजन रहेगा आपका कंपनसेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि जो कीटोन्स बॉडी जो बन रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो कीटोन्स बन रहे हैं, इस कीटोन क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो जो हमारा जो सेल जो है, हमारा जो लंग्स रहेगा, वो लंग्स क्या काम करेगा, फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। जिस कंडीशन से क्या होगा, आपको यहाँ पे डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन होने की मिलेगा। तो क्या होगा, आपका जो कीटोन्स है वो आपके लंग्स के थ्रू बाहर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना। तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का है तो आपको ध्यान रखना है कि भैया पहला काम क्या होता है, डायबिटिक के अंदर आपको इंसुलिन नहीं देख के क्या देना, आपको एनएस देना है। सेकंड क्या देना है आपको, इंसुलिन। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ऐसा बार बार आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बार बार क्या आएगा आपको देखने को ये मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ड्यूरिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग explain the trend observation of NFHS4 to NFHS5 an Indian family planning indicator which statement is correct। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है कौन सा हमारा, जो NF जो H और S, इसको बोलते हैं क्या आपका, नेशनल फैमिली प्लानिंग हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। जिसके अंदर अभी जो टोटल फर्टिलिटी जो डिक्लाइन हुआ है वो होगा कौन सा हमारा 2.2 से लेकर 2.0 एज अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं, a child fell from 10 feet height and his nearborn is observed. The child is unconscious, left restless, hyperventilated and pale, but not cyanosis. Which category does the child fall into? देखो अगर मैं कंडीशन की बात करूं यहां पे, तो कंडीशन है कि भैया वो 10 फीट हाइट से गिरा हुआ है, ठीक है। ऑब्जर्व करने में क्या, चाइल्ड इज अनकॉन्शियस है, रेस्टलेसनेस है, प्लस उसको
हाइपर वेंटिलेटिंग है एंड आपका बॉडी पेल हो चुका है। ठीक है, पेल हो चुका है। तो इस कंडीशन ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या आपका न्यूरोलॉजिकल कंप्रोमाइज है। क्या कंप्रोमाइज इसके यहाँ पे आपका न्यूरोलॉजिकल कंप्रोमाइज हो चुका है, या बोल सकते हैं कहीं ना कहीं आपका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम वो भी क्या हो चुका है आपका कंप्रोमाइज हो चुका है। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा जो पेशेंट है, तो ऑप्शन यहां पे देखते हैं कि अनस्टेबल नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, पेशेंट अनस्टेबल है लेकिन क्या है आपका वो नॉट लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब दिक्कत नहीं है। दूसरा पेशेंट अनस्टेबल लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग है। तीसरा बोल रहा है स्टेबल है नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, और ये स्टेबल पर लाइफ थ्रेटनिंग। तो यहां मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं अगर तुम सिम्टम्स की बात करोगे अनकॉन्शियस मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन इंजरी हुआ है, रेस्टलेसनेस हो चुका है, हाइपर वेंटिलेशन मतलब कहीं ना कहीं आपका रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा, पेशेंट इज अनस्टेबल प्लस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है। तो ध्यान रखना क्या रहेगा आंसर आपका अनस्टेबल लाइफ थ्रेटनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है a 24-year-old present with a 24-year-old present with early morning awaking, loss of appetite and persistent sadness with low mood activity. Which types of depression is likely? ठीक है, एक 24 साल का पर्सन है जो अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्द उठ जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, वो खाना भी नहीं खाता और हमेशा क्या रहता है आपको सैडनेस में रहता है और उसका मूड हमेशा क्या रहता है आपका लो ही रहता है। इसको कौन से टाइप का डिप्रेशन बोलेंगे? देखो इस टाइप के डिप्रेशन को बोला जाता है, याद रखना, हम बोलते हैं आपका मेलनकोलिक डिप्रेशन। ठीक है, एक ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में पेशेंट जो होता है अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है, खाना नहीं खाता है, हमेशा सैडनेस रहता है और लो मूड रहता है। तो ये क्या है, उसको बोलेंगे हम मेलनकोलिक डिप्रेशन। देखो इस ऑप्शन में अगर माइल्ड साइकोटिक डिप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है, एटॉपिकल डिप्रेशन नाम मुझे नहीं होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है इस डिसऑर्डर में मेनिया प्लस डिप्रेशन दोनों देखने मिलता है। इसका देखने मिलेगा आपका मेनिया प्लस डिप्रेशन। ठीक है, मेनिया प्लस डिप्रेशन आपको देखने मिलेगा, तो आपको तो नहीं आएगा। तो याद रखना अगर कोई पर्सन अर्ली मॉर्निंग अवेक हो जा रहा है, लॉस एपेटाइट, खाना पीना भी नहीं खा पा रहा है, तो वो क्या कंडीशन में आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं आपका मेलनकोलिक डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट ठीक, इसे बोल रहा है अ चाइल्ड इज बोरो टू द ओपीडी with deformity of the leg where the leg are both sick. What is the condition is called? एक चाइल्ड है जो ओपीडी में आया है, उसको डिफॉर्मिटी क्या है, लेग डिफॉर्मिटीज है और लेग इज अ बो लेग, मतलब चिपका हुआ लेग की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, याद रखना इसको क्या बोलते हैं, जेनु वेरम। क्या उसको बोला जाता है, जेनुवेरम की बात करते हैं। ये क्या है, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज है आपका, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज के अंदर ही आता है। ठीक है, अगर हम इसको इमेज देखें यहाँ पे तो देखो ये रहेगा तुम्हारा कौन सा, जेनुवेरम। ठीक है, और ये तुम्हारा कौन सा, जेनुवेलकम। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो हमेशा आपको देखने मिलेगा एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अ पेशेंट विथ एक्लेम्सिया इज रिसीव मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 थेरेपी, विच फाइंडिंग इंडिकेट मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। इसमें से कौन सा जो इंडिकेट कर रहा है कि सामने वाले को मैग्नीशियम सल्फेट का टॉक्सिसिटी हुआ है? तो यहां पे ऑप्शन देखिए, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो +1 में है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 17 में है,
यूरिन आउटपुट लेस देन 10 ml पर आवर है और आपका नॉर्मल प्री कॉन्शियसनेस है। तो इस कंडीशन के अंदर बताओ क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो सबसे पहले जान लो ये MgSO4 के बारे में। ठीक है, जो MgSO4 जो है इसको हम बोलते हैं न्यूरो प्रोटेक्टर ड्रग, न्यूरो प्रोटेक्टर ड्रग, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरो प्रोटेक्टर ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है, इसका जो यूज होता है वो यूज होता है कहां पे, एक्लेम्सिया में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाती है। बोल सकते इसका डीओसी, क्या आपका डीओसी कौन सा हमारा आपका MgSO4 होता है। ठीक है, तो यहां पे जब भी क्या हो, कोई पर्सन है जिसको क्या होता है, सीजर आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसा सीजर देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, MgSO4 का एज अ डोज दिया जाता है। ठीक, अलग टाइप के डोज होते हैं, रेजिमेंट अलग टाइप के होते हैं। तो अगर डोज की बात करेंगे तो हम यहां पे क्या करते हैं, दो टाइप के रेजिमेंट यूज करते हैं। ठीक है, टू रेजिमेंट, टू रेजिमेंट क्या करते हैं, ऐसा यूज करते हैं। एक होता है प्रिकार्ड रेजिमेंट, एक होता है जिस्पैन रेजिमेंट, जिस्पैन रेजिमेंट। तो पहला जो बात करेंगे, पहला हम बोलेंगे लोडिंग डोज, दूसरा होता है मेंटेनेंस डोज। इसमें भी पहला होता है हमारा लोडिंग डोज, दूसरा क्या होगा हमारा मेंटेनेंस डोज होता है। तो लोडिंग डोज कितना लगाएंगे सामने वाले को, 4 ग्राम IV 20% सोल्यूशन ओवर 5 टू 10 मिनट। 4 ग्राम का क्या रहेगा आपका IV रहेगा। ठीक है, और 20% सोल्यूशन उसे मिक्स करेंगे और कब लगाएंगे, 5 से 10 मिनट में क्या करेंगे, ऐसा लगा देंगे। समझ में आया, ने जिसमें दिया गया आपका आगे तो क्या करेंगे प्लस, उसके साथ क्या करेंगे 10 ग्राम का IM, 5 ग्राम 50% सोल्यूशन डीप IA मसल बटेक्स। हम क्या करेंगे आपका 5 क्या करेंगे ग्राम को क्या करेंगे आपका 10 ग्राम ईच बटेक्स में क्या करेंगे उसको इंजेक्ट कर देंगे। तो यहां पे जो खासकर जो लोडिंग डोज की हम बात कर रहे थे, तो 4 को हम क्या करेंगे एज IV देंगे, सोल्यूशन मिक्स कर देंगे, 5 से 10 मिनट के अंदर देंगे। प्लस क्या करेंगे उसको हम 10 ग्राम IM देंगे, 5 ग्राम इच बटक्स में देंगे, 50% सोल्यूशन क्या उसको मिक्स करके दिया जाता है। ये होगा कौन सा लोडिंग डोज। अगर हम बात करेंगे मेंटेनेंस डोज, ठीक है, तो कब देंगे, इसको देंगे 5 ग्राम, ठीक है, IM देंगे एवरी 4 आवर्स इन अल्टरनेटिव बटेक्स टिल 24 आवर्स आफ्टर द लास्ट सीजर और डिलीवरी फॉर लेटर। समझ में आया कि 5 ग्राम की हम क्या करेंगे आपका एवरी 4 आवर देंगे, अल्टरनेटिव बटेक्स में दिया जाता है। देखो कब लोड, जब मेंटेनेंस डोज कब देंगे, जब आपका जो सीजर जो आ रहा है अगर वो ठीक नहीं अगर हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे आपको ये डोज देंगे, याद रखना। तो पहला जो रेजिमेंट हम क्या उसको प्रिकार्ड रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है हमारा कौन सा आपका रेजिमेंट, उस रेजिमेंट को हम क्या बोलते हैं आपका जिस्पैन रेजिमेंट। इसमें जो लोडिंग डोज लगता है वो लगता है 4 ग्राम IV 20% सोल्यूशन ओवर 5 टू 10 मिनट में हम देंगे। सेम मेंटेनेंस डोज रहेगा 1 से 2 ग्राम पर आवर्स एंड कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप के थ्रू हम क्या करते हैं ऐसा इंसर्ट करते हैं, ये आपको दिया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा ब्लड लेवल की, भैया ब्लड में लेवल कितना होना चाहिए, वो होता है 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आपका होता है कि आपका ब्लड में नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल होता है। अगर इससे कम हुआ तो आप क्या डोज और दे सकते हो, अगर ज्यादा हुआ तो क्या कराएगा आपका वो, अगर ये क्या होगा आपका इंक्रीज हुआ तो क्या करेगा आपका टॉक्सिसिटी के नाम से उस चीज को जानते हैं। और जब टॉक्सिटी हो जाएगा तो आपको 3 सिम्टम मेजर देखने को मिलेगा। पहला डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या रहेंगे आपका डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक। दूसरा
रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और तीसरा जो यूरिन आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या होते हैं, एज अ सिम्टम्स होते हैं हमारे MgSO4 टॉक्सिटी के। तो यहां पे अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है आपका, डीप टेंडन रिफ्लेक्स अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। रेस्पिरेटरी रेट भी नॉर्मल है, प्रॉपर है, ठीक है, नॉर्मल कॉज। तो क्या क्या आ जाएगा आपका, यूरिन आउटपुट कम हुआ है, मतलब क्या आपका ये टॉक्सिसिटी के अंदर आ चुका है। हम क्या करेंगे यहाँ पे आपका, तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा, एंटीडोट। एंटीडोट तो एंटीडोट क्या देंगे सामने वाले को, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या दिया जाएगा इसके अंदर, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10-10 का हम क्या करते हैं, 10-10 का हम एज अ रूल यूज करते हैं, एज अ रूल यूज किया जाता है क्या करें, कैल्शियम ग्लूकोनेट को देने के लिए। ठीक है, समझ में आया। याद रखना MgSO4 इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्लेम्सिया, सीजर को प्रिवेंट करता है, ये न्यूरो प्रोटेक्टर ड्रग का काम करता है। ठीक है, ब्लड मिस का लेवल 4 से 7 मिलीग्राम पर लीटर होता है। इससे अगर ज्यादा गया देखो हम क्या बोलेंगे इसको, टॉक्सिसिटी के नाम से जानते हैं। टॉक्सिसिटी अगर हो गया तो क्या आपको दिखाई देगा भैया, कि डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो रहेंगे हमारे बॉडी के वो कम हो जाएंगे, रेस्पिरेटर रेट भी हमारा कम हो जाएगा, यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा, जो आप टॉक्सिसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एंटीडोट क्या देंगे, यहां हम देने वाले कौन सा आपका, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी ध्यान रखना। अ मदर ब्रिंग हर इन्फेंट टू द OPD concerned that his baby did not develop scar after receive BCG vaccine at birth. After 6 months, no scar is seen. What is the appropriate advice? तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि भैया प्रिपेयर फॉर मॉन्टेक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। सेकंड बोल रहा है नो नीड टू री वैक्सीनेट या री वैक्सीनेट या नीड फॉर IgRA टेस्ट। तो यहां पे याद रखना जो स्कार होता है, ठीक है, जो स्कार का जो फॉर्मेशन जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो हर इन्फेंट में हो। ठीक है, हर इन्फेंट के अंदर वो स्कार क्या हो, डेवलप हो, वो जरूरी नहीं होता है। तो यहां पे किसी प्रकार का कोई भी वैक्सीनेशन या कुछ करने का नीड नहीं होता है। किसी में स्कार बनता है कि स्कार नहीं बनता, यहाँ पे कोई भी नीड नहीं रहता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे BCG का, ठीक है, तो BCG वैक्सीन इज कौन सा रहता है, ये आपका लाइव क्या है, आपका वैक्सीन है ये। ठीक है, कितना देती है इसको बच्चों को, 0.05 ml या बोल सकते 0.1 ml हम क्या कर सकते हैं, एज इंजेक्शन देते हैं। कब देते हैं याद रखना, एट बर्थ। ठीक है, कब देते हैं, एट बर्थ हम क्या करते हैं, आपको इंजेक्ट लगाते हैं। कहां लगाते हैं, आपका लेफ्ट आर्म्स में, लेफ्ट आर्म्स में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। BCG वैक्सीन को डिजोल्व किसमें करते हैं, डिजोल्व किसमें करेंगे, हम करेंगे याद रखना NS में क्या करते हैं, ऐसा डिजोल्व करते हैं हम यहां पे। चलो नेक्स्ट बोल रहा है अ पेशेंट इज अ पेशेंट इन द वार्ड सडनली बिकम aggressive and restlessness, shouting and attempt to harm other. What is the best initial nursing approach? ठीक है, a patient is a ward में है, suddenly become aggressive and restlessness, shouting and attempt to harm others, चिल्ला रहा है और क्या पे वो हार्मफुल करने की कोशिश कर रहा है। What is the best initial nursing approach क्या होगा, यहां पे ध्यान रखना कि पेशेंट हो सकता है क्या वाला हो, इस कंडीशन में आपका हो सकता है पेशेंट आपका मेनिया वाला हो। क्या कंडीशन वाला हो, पेशेंट आपका मेनिया वाला। ठीक है, मेनिया, ठीक है, मेनिया वाला। तो यहां पे क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं सबसे पहले, अप्लाई फिजिकल रेसिस्टेंस इमीडिएटली, रिस्टेन इमीडिएटली। दूसरा, यूज काम कम्युनिकेशन एंड सेट क्लियर लिमिटेड
तीसरा बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेट केमिकल रेसिस्टेंस इमीडिएटली। चौथा बोल रहा है इग्नोर द पेशेंट। ठीक है, याद रखना कभी भी हम फिजिकल रिस्ट्रेंट यूज नहीं करेंगे इमीडिएटली, ना हम केमिकल रिस्ट्रेंट इमीडिएटली यूज करते, ना हम उसको इग्नोर करते हैं। एज ए नर्स आपका हमेशा काम क्या होता है, पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, काम कम्युनिकेशन एंड सेट क्लियर लिमिटेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ये क्या रहेगा आपका फर्स्ट प्रियोरिटी के अंदर आता है। हाँ, अगर पेशेंट इस कंडीशन में ठीक नहीं होता फिर आप क्या कर सकते हो, आगे चल के उसको रेस्टेंट भी कर सकते हो और उसको हम क्या कर उसको बांध भी सकते, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एज अ नर्स जो हमारा प्रायोरिटी होता है वो प्रायोरिटी क्या है हमेशा, यूज काम कम्युनिकेशन एंड सेट लिमिटेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना, फिजिकल रेसिस्टेंस हो गया या केमिकल रिस्ट्रेंट हो गया हम यहाँ पे यूज नहीं करते। हम क्या करेंगे यहाँ पे आपका कम्युनिकेट करेंगे पेशेंट से, हमारा पहला प्रायोरिटी होता है। ठीक, समझ में आया? चलो नेक्स्ट बोल रहा है कि अ पेशेंट इन द वार्ड सडनली एग्रेसिव एंड रेस्टलेसनेस सॉर्टिंग एंड अटेनिंग हार्म टू अदर। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ चाइल्ड इज अ esophageal atresia is breastfeeding and suddenly aspirate milk with excessive oral secretion. Which action is not appropriate in this condition? कौन सेक्शन हम नहीं करेंगे? ये यहां बोल रहे हैं कि एक चाइल्ड है, ठीक है, जिसको एसोफेजियल अट्रेशिया हुआ है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है एंड सडनली स्प्रेट मिल्क, वो तुरंत मिल्क को स्प्रेड कर दिया है, इज और क्या नेक्स्ट का बोल रहा है आपका एक्सेसिव ओरल सिक्रीशन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो विच इज नॉट एप्रोप्रिएट एक्शन, इसमें कौन से प्रोटेक्शन नहीं होगा? देखो एसोफेजियल एट्रेशिया, इसका मतलब ये होता है कि एसोफेगियस क्या हो चुका है यहाँ पे एज अ ब्लाइंड पाउच बन गया है। क्या बन गया आपका ब्लाइंड पाउच। क्या फंक्शन यहाँ पे ब्लाइंड पाउच का फॉर्मेशन हो गया है। मतलब जो भी चीज फूड जो बेबी मिल्क ले रहा है वो कहां जा रहा है, एसोफेगस में आकर टक जा रहा है, सिंपल सी बात है, वो ब्लाइंड पाउच बोलते हैं। ठीक है, सडनली एस्पिरेट एक्सेसिव ओरल सिक्रेशन के साथ हो रहा है। तो यहां पे ध्यान रखना कौन सेक्शन नहीं करेंगे जिससे क्या हो फर्दर उसको एस्पिरेट ना हो, याद रखना। तो पहला देखो O2 थेरेपी, दूसरा ओरोगैस्ट्रिक सक्शन, तीसरा पोजिशन द बेबी सुपाइन, चौथा प्लेस द बेबी इन रेडिएंट वार्मर। ठीक है, विच पोजिशन इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर दिस कंडीशन। तो यहां पे याद रखना O2 थेरेपी पेशेंट को दिया जा सकता है, ओरोगैस्ट्रिक सक्शन किया जाता है क्योंकि भैया क्या है यहाँ पे आपका सिक्रेशन ज्यादा हो चुका है, आ रहा है। प्लेस द बेबी रेडिएंट वार्मर, अगर कोई बेबी जो है क्या हो चुका है आपका हाइपोथर्मिया वाला है, क्या वाला है आपका हाइपोथर्मिया वाला है, या बोल सकते हैं लो बर्थ वेट वाला बेबी है, तो आइडेंट हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, O2 थेरेपी देते हैं, सक्शन करते हैं फ्लूइड बाहर निकल। लेकिन हम पेशेंट को क्या करेंगे, यहां पे क्या रहेगा आपका पोजीशन द बेबी इन सुपाइन पोजीशन नहीं देते, याद रखना नहीं दिया जाता है ये सुपाइन पोजीशन। ठीक है, क्योंकि क्या होगा फर्दर से क्या हो सकता है उसको एस्पिरेट कर सकता है बेबी। तो यहां पे अगर पोजीशन कौन सा देंगे, तो पोजीशन देंगे क्या रहेगा आपका साइड लाइनिंग पोजीशन। क्या देंगे यहां पे साइड लाइनिंग पोजीशन, क्या देंगे यहां पे साइड लाइनिंग पोजीशन हम यहां पे यूज करते हैं बेबी को, जिससे क्या वो एस्पिरेट ना कर सके। कभी हम क्या करेंगे उसको फ्लैट पोजीशन नहीं देंगे, ध्यान रख लेना, ये तो फर्दर एस्पिरेट कर लेगा बेबी। समझ में आया? चलो ये होगा तुम्हारा काम का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ पेशेंट इज अ टेक टू ऑपरेशन थिएटर
ड्यूरिंग द टाइम आउट प्रोसीजर व्हाट इज प्राइमरी इंश्योर्ड। टाइम आउट कंडीशन के अंदर प्राइमरी इंश्योर्ड क्या होगा? देखो सबसे पहले ध्यान ये रखो कि WHO ने ड्यूरिंग सर्जरी, याद रखना WHO ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, WHO ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, क्या करने के लिए, जो मिस्टेक्स होते हैं, मिस्टेक हो सकते हैं या जो पर्टिकुलर जो नेग्लिजेंसी हो जाता है, ठीक है, कुछ चीजें भूल जाते हैं, उसको क्लियर करने के लिए क्या किया गया है आपका यहां पे WHO के अकॉर्डिंग सर्जिकल चेकलिस्ट बनाया गया है। सर्जिकल चेकलिस्ट के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है कौन सा आपका साइन आउट, साइन आउट। दूसरा होता है, सॉरी, फर्स्ट होता है आपका साइन इन, ठीक है, दूसरा होता है आपका टाइम आउट, और तीसरा होता है हमारा कौन सा, साइन आउट। तो ये 3 क्या किया गया एज अ कंपोनेंट दिया गया WHO के अकॉर्डिंग कि ड्यूरिंग सर्जरी किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो अगर हम बात करेंगे सर्जिकल चेकलिस्ट का, तो WHO के अकॉर्डिंग एज अ सर्जिकल चेकलिस्ट बनाया गया है। इस सर्जिकल चेकलिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो पहला हम देख रहे थे भैया क्या होगा आपका साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। टाइम आउट किसको बोलते हैं? बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया देने से पहले हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या चेक करते हैं, हम टिक करते हैं पेशेंट आइडेंटिटी, साइट कौन सा है, प्रोसीजर कौन सा कर रहे हैं, कंसेंट क्या कराएगा, साइट मार्क हुआ है कि नहीं हुआ है, एनेस्थीसिया चेकलिस्ट कंप्लीट है कि नहीं है, पल्स ऑक्सीमीटर प्रॉपर पेशेंट का फंक्शनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको किसी प्रकार की एलर्जी है कि नहीं, यस या नो, डिफिकल्टी ऑफ एयर वे, कुछ एयर डिफिकल्टी है क्या, ठीक है। इन सबको हम क्या कर सकते हैं, एज अ चेक करते कब, ड्यूरिंग साइन इन प्रोसीजर के अंदर। तो याद रखना फर्स्ट पॉइंट होता है साइन इन, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। दूसरा होता है टाइम आउट। टाइम आउट कब किया जाता है, बिफोर स्किन इंसीजन, स्किन इंसीजन क्या वो करने से पहले क्या करता है, यहां पे टाइम आउट देखते हैं, ठीक है। टाइम आउट में क्या दिखा जाता है, confirm all team member have introduced themselves by name and roles। कंफर्म करेंगे टीम मेंबर को, अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे, भैया नाम क्या है, क्या प्रोसीजर वहां बताएंगे। दूसरा सर्जन एनेस्थीसिया प्रोफेशनल्स एंड नर्सेज वर्बली कंफर्म, अपने आप को क्या करेंगे, एज अ वर्बली कंफर्म करेंगे कि पेशेंट कौन सा है, साइट कौन सा है, प्रोसीजर कौन सा चला रहे हैं, ये सब क्या करते हैं, एज अ हम टाइम आउट में देखा जाता है, ठीक। और अगर तीसरे की बात करेंगे वो क्या होगा हमारा, वो साइन आउट होता है। तो साइन आउट की अगर मैं बात करूंगा तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं भैया, बिफोर लीव द ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, लीव छोड़ने से पहले, ठीक है। क्या इज मोस्ट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर कि नर्सेज वर्बली कंफर्म विद द टीम, नर्सेज कंफर्म करेगी वर्बली कि भैया आज सब सही हो चुका है। द नर्सेज इज अ प्रोसीजर रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। एंड द इंस्ट्रूमेंट, यहां सबसे इंपॉर्टेंट होता है काउंट, कि द इंस्ट्रूमेंट इज स्पोज एंड नीडल काउंट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, कि हमने जितना इंस्ट्रूमेंट सर्जरी में यूज हुआ है, जितना हमने गॉस्पेज यूज हुआ प्रॉपर है कि नहीं है, ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। देन पेशेंट को क्या करते हैं हम यहाँ पे आपका जो इस पे सैंपल लिया है उसको क्या करेंगे, लेबोरेटरी में सेंड कर दिया जाता है। याद रखना सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो रहता है WHO ने बनाया हुआ था, सर्जरी के समय होने वाले मिस्टेक और गलतियों को दूर करने के लिए 3 कंपोनेंट होते हैं, साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट होता है। साइन इन मतलब होता है कि आपका बिफोर इंट्रोड्यूस एनेस्थीसिया, टाइम आउट का मतलब होता है क्या आपका बिफोर स्किन इंसिजन, और साइन आउट का मतलब क्या होता है आपका बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेशन थिएटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुमको हर साल एम्स में दिखाई देगा, आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो आपको हर साल ऐसे देखने को ये मिल जाता है। तो ध्यान समझना क्या रहेगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या सोचो टाइम आउट,
टाइम मोड में क्या होगा, पहला इंस्ट्रूमेंट काउंट करना, क्या आप इंस्ट्रूमेंट काउंट करोगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है एनेस्थीसिया रिकॉर्ड करोगे। इज करेक्ट द पेशेंट प्रोसीजर साइन इज कंफर्म, क्या प्रोसीजर को साइन को कंफर्म करोगे, तो क्या आएगा यहाँ पे आपका आंसर आएगा हमारा कौन सा, सी आंसर के हम क्या करेंगे, करेक्ट करके हमारे पेशेंट को, भैया पेशेंट कौन सा है, प्रोसीजर कौन सा होने वाला है, साइड कौन सा है, सबको कंफर्म करने वाले, तो क्या आएगा ऑप्शन सी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। A severe depressed patient admitted to the psychiatric unit is advised ECT but refused treatment. The patient also is a valid advance directive refusing ECT. Is a currently expressed suicidal idea and violent behavior. What is the most appropriate action? देखो यहाँ पे जो एक साइकेट्रिक पेशेंट है, ठीक है, सीवियर डिप्रेस्ड पेशेंट एडमिटेड इन साइकेट्रिक यूनिट, एडवाइस फॉर ईसीटी बट रिफ्यूज, वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रहा है। द पेशेंट आल्सो वैलिड एविडेंस फॉर डायरेक्टिव रिफ्यूज, को रिफ्यूज कर सकता है वो, ठीक है, ईसीटी, एंड ही इज करेंटली एक्सप्रेस सुसाइडियल आइडिया एंड वायलेंट बिहेवियर। अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ एक्ट का, ठीक है, अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ एक्ट का जो अभी 2017 के अंदर लॉन्च हुआ है, न्यू एक्ट, ठीक है, जिस एक्ट के अंदर क्या रहता है, पेशेंट का जो लीगल राइट होता है, पेशेंट एज अ लीगल राइट, वो क्या करता है, ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर सकता है, ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर सकता है। लेकिन अभी जो कंडीशंस यहां पे दिखाई दे रहा है, तो यहां पे हम ऑप्शन से समझते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द प्रोसीड विदाउट कंसेंट, आप विदाउट कंसेंट क्या कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो ईसीटी को। दूसरा बोल रहा है टेक कंसेंट फ्रॉम द फैमिली, आप फैमिली से कंसेंट ले सकते हो। चौथा बोल रहा है कैंसल द ईसीटी परमानेंटली, या पांचवा बोल रहा है रिफर द मेडिकल हेल्थ रिव्यू बोर्ड, आपको मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड को रिफर करना है। तो मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग जो मेंटल हेल्थ पेशेंट है उनमें लीगल राइट रहता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ये तो भैया विदाउट कंसेंट तो हम कर ही नहीं सकते हैं। फैमिली कंसेंट इंपॉर्टेंट तब होता है जब पेशेंट नहीं हो सकता, पेशेंट अगर बोल सकते हैं कि खुद से ऐसा कंसेंट अगर ना हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा पर्टिकुलर कि हम ये ना कि परमानेंट हम वहां पे कैंसिल कर सकते हैं ईसीटी को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, उसको रिव्यू बोर्ड में क्या करेंगे, ऐसा ट्रांसफर कर देंगे। रीजन क्यों रहेगा, क्योंकि बिहेवियर उसका वॉलेंट है, ठीक है, और वो सुसाइडियल आइडियाज दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, हम क्या करेंगे, एज अ रिव्यू बोर्ड में क्या कर सकते हैं, हम उसको एज अ बोर्ड में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि आपको पेशेंट के अंदर आपको एज अ ट्रीटमेंट के लिए वो अप्रूवल वहां से मिल जाता है। तो यहाँ पे याद रखना क्या रहेगा आपका, पहला आपका काम वी आर रिफ्यूज रेफर द मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड, उसको रेफर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट देखते हैं। इन 8-year-old child weight 23 kg admitted, calculate the dose pediatric requirement, मतलब हो सकते एक 8 साल का बच्चा है 11th ईयर का और 23 kg उसका क्या है, आपका वेट है, क्या बोलेंगे इस केजी उसका वेट है। तो इस कंडीशन के अंदर कितना ml आप फ्लूइड दोगे, तो यहां पे हम क्या यूज करते हैं, आपका वो रूल होता है
ठीक है, कौन सा रूल करेंगे उसको, तो रूल हम यूज करते हैं खासकर आप उसको हम बोलते हैं आपका हॉलीडे शुगर रूल, ये उसको बोलते हैं 4-2-1 रूल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसा यूज करते हैं। तो यहां ध्यान रखना, अगर बेबी का वेट लेस देन 10 kg अगर होता है तो क्या रहेगा आपका 4 ml पर केजी पर आवरली कैलकुलेट करेंगे। और अगर हम डेली की बात करें कितना होगा, 100 ml पर केजी डेली। तो यहां पे अगर 10 कितना हो जाएगा, 100 ml निकालेंगे आपका ये 1000 है, 1000 क्या रहेगा आपका ml हो जाएगा ये यहाँ पे। सेकेंड, अगर बेबी का वेट अब 10 से लेके 20 केजी के बीच में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ml पर केजी पर आवर यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका 50, हाफ कितना हो जाएगा आपका 50 ml पर केजी पर आवर देखने को मिल जाएगा, अपना पर केजी पर डे देखने मिल जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 500, ठीक है, अगर कैलकुलेट करेंगे तब। और अगर मोर देन 20 केजी का है तो 1 ml पर केजी पर आवर आप कैलकुलेट करोगे, और क्या आएगा 20 ml पर केजी पर डे हम क्या करेंगे यूज करेंगे। तो यहां पे अगर देखोगे तो क्या रहेगा आपका, कितना है आपका पर्टिकुलर यहाँ पे 23 केजी का बेबी है। तो अगर इसका 10 केजी की बात करेंगे तो हो गया 1000 ml, ठीक है। और आगे 10 केजी की बात करेंगे हो गया 500 ml, ठीक है। आगे कितना बन गया आपका 3 केजी, तो 3 केजी कितना बात करेंगे 20 दिया तो हो जाएगा आपका 20 दिया हो जाएगा आपका 60, ठीक है, ये कर लेंगे। तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका 1560, ठीक। लेकिन यहां पे तो दिया नहीं है तो कितना हो जाएगा, हम ऑप्शन कहां से मानेंगे, आपका क्लोजेस्ट कौन सा रहेगा हमारा 1530 इज अ क्लोजेस्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे तुम देख सकते हो कि हमने क्या किया 20 ml से हमने पर केजी जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 3 केजी 20 दिया 60, हमने 50 जोड़ तो 50 और इंटू कितना हो जाएगा 500। ये क्या रहेगा आपका, ये शुगर हॉलीडे बोल सकते हैं, आपका हॉलीडे शुगर रूल या 4-2-1 रूल के नाम से जानते हैं, जिसको यूज किया जाता है आपका बेबी का फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा यूज करते हैं। तो क्या आंसर क्या रहेगा हमारा आपका 1530 ml रहेगा, क्योंकि टोटल जोड़ा कितना हो जाएगा 1560 हो रहा है, लेकिन क्लोजेस्ट ऑप्शन में क्या रहेगा हमारा ये 1530 आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुमको बार बार ऐसा एम्स में पूछा जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है चाइल्ड एज 1 year is borrowed to complain of loose stool. The child is conscious, able to drink fluid, and so sign of some dehydration. According to WHO guideline, how much ORS should be given after each stool? तो यहां याद रखना, एक चाइल्ड जो है जिसका 1 साल का बच्चा है, कंप्लेन कर रहा है भैया क्या, तो उसको लूज स्टूल हो रहा है। द चाइल्ड इज कॉन्शियस है और एबल टू ड्रिंक, तो ड्रिंक भी कर पा रहा है। सो साइन सम डिहाइड्रेशन, कुछ टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन मिल रहा है, तो कितना ओआरएस देंगे। तो यहां याद रखना, यहां दिया जाता है कितना आपका 5200 ml आफ्टर each ml लूज स्टूल, क्या रहेगा आपका आफ्टर each ml लूज स्टूल हम क्या करते हैं ऐसा यूज करते हैं। ये ध्यान रखना पर्टिकुलर, क्योंकि ये 1 साल का बच्चा है। तो याद रखना अगर बच्चा 1 साल का है, अगर बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना अगर बच्चा 1 ईयर का है तो हम क्या कर सकते हैं, आपका 50 से लेके 100 ml का हम क्या करते हैं यूज करते हैं। यहीं पे अगर बच्चा जो होता है अगर 2 साल का होता, ठीक है, तो 2 साल अगर हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आपका, अगर वो 2 साल से 10 साल के बीच का बच्चा है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे आपका 100 to 200 ml हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे क्या दिया आपका 1 ईयर, तो 1 ईयर वाले बच्चे पे क्या यूज करोगे, याद रखना आपको ओआरएस का 50 से 100 ml हम क्या करते हैं आफ्टर इच लूज स्टूल हम यहाँ पे यूज करते हैं। यही अगर 2 से 10 साल के बीच अगर बच्चा होता तो हम क्या यूज करते हैं आपका 100 से 200 ml इच स्टूल हम क्या कर सकते हैं अगर इसका यूज कर सकते हैं। याद रखना ऑप्शन क्या आएगा आपका 50 से 100 ml। समझ में आया, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है अपना ओआरएस से।
और चाइल्ड डिहाइड्रेशन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट और तुम्हारा सीवियर से, तो इसका कंपैरिजन भी आपको करना रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोल रहा है, a child is borrowed to the emergency department is unconscious state, cool clammy extremities with gasping respiration with no sign or cyanosis. There is no cyanosis observed. What is the most appropriate intervention? इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं कि पेशेंट कंडीशन की बात करेंगे, तो यहां पे जो है पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया हुआ है, सामने से पेशेंट अनकॉन्शियस है, ऊपर से कूल क्लैमी स्किन और एक्सट्रीमिटीज आपको देखने को मिल जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पेशेंट को सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ क्या आपको हो सकता है पेशेंट को शॉक का भी कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, पेशेंट क्या रहेगा, अनस्टेबल एंड नीड इमीडिएटली ट्रीटमेंट। क्या रहेगा यहाँ पे ऑप्शन, क्या आपका अनस्टेबल है पेशेंट, आपको इमीडिएटली क्या करना, आप इसको ट्रीटमेंट में लेके जाना है। समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्या क्वेश्चन बोल जा रहा है, क्या बोलते हैं समझना। ठीक, आफ्टर क्रेनियो फ्रेंजियोमा सर्जरी व्हाट नीड टू बी असिस्ट। पहले ये समझते हैं कि भैया ये क्या चीज होता है, ये क्रेनियो फ्रेंजियोमा क्या होता है। ये क्रेनियो फ्रेंजियोमा होता है एक टाइप का, क्या होता है, ये ट्यूमर है जो क्या होता है, वो हमारे जो हाइपोथैलेमस के क्या होता है आपका, ये नियर प्रेजेंट होता है। याद रखना होता है, ये हाइपोथैलेमस के नियर प्रेजेंट होता है। तो यहां पे हमने क्या किया है, इस ट्यूमर को हमने क्या किया, सर्जरी करके रिमूव कर दिया है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, व्हाट नीड टू बी असिस्ट। तो क्या लिखेंगे इसको पेशेंट का, आपका हेल्थ हेड सर्कमस्टेंसेस पहला ऑप्शन, दूसरा यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, तीसरा एब्डोमिनल गर्थ, यह हम चौथा क्या लिखेंगे आपका ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। तो यहां पे याद रखना है कि ट्यूमर कहां पाया जाता है, हाइपोथैलेमस के नियर पाया जाता है, और हाइपोथैलेमस के साथ क्या जुड़ा होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना। तो यहां पे क्या होता है, जब सर्जरी करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ डैमेज होने के चांस रहते हैं हमारे हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहां से दो हार्मोन्स आते हैं, एक होता है एडीएच हार्मोन्स और दूसरा होता है हमारा कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये हार्मोन्स होते हैं। तो यहां पे क्या रहेगा कि जब सर्जरी के समय क्या होता है, जब डैमेज हो जाता है हाइपोथैलेमस, तो जो एडीएच हार्मोन्स होते हैं उनका जो है क्या आपका सिक्रीशन में क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या रहता है आपका पर्टिकुलर एडीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाता है। जब कम हो जाएगा एडीएच का वैल्यू, तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे यहाँ पे भैया, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। उससे पहले एक और बता दे रहा हूं, जो हमारा एडीएच हार्मोन्स हो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, मतलब यूरिन को रोकने वाला हार्मोन, मतलब यूरिन आउटपुट को कम करने वाला हार्मोन्स के नाम से इसको जानते हैं। तो जब एडीएच का वैल्यू जब डिक्रीज होता है, क्या होता है, जब ये डिक्रीज हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो यूरिन, ठीक है, जो यूरिन जो आउटपुट है वो क्या होगा आपका, वो एडीएच हार्मोन्स कम हो चुका है तो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी जो होता है वो क्या हो जाता है, या बोल सकते हैं आपका वो इंक्रीज हो जाता है, और यूरिन का जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा यहाँ पे यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक किया जाता है यूरिन का ऑस्मोलैरिटी जानने के लिए कि भैया एडीएच हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा,
एक डिजीज के नाम लोग बोलते हैं डायबिटिक इंसिपिडस, क्या बोलते हैं, डायबिटिक इंसिपिडस, क्या बोलते हैं, डायबिटिक इंसिपिडस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो याद रखना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक किया जाएगा। ये दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आता है याद रखना तुम्हारा कि भैया जो ट्यूमर होता है वो हाइपोथैलेमस के नियरली पाया जाता है। तो सर्जरी के समय क्या होता है, कुछ डैमेज हो जाने की वजह से क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एडीएच हार्मोन्स होते हैं उसका सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन से क्या होता है, आगे चल के आपका जो ऑस्मोलैरिटी होता है या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है यूरिन को चेंजेस आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे भैया, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या करें यहाँ पे देखा जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा आपका क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट ये देखो, ये हमारा कौन सा है आपका, नियर बाई हमारा क्या है, कोरोना। अगर सामने देखोगे तो आपको रेंजोफ्रेंजिनोमा का अलग साइड से आप व्यू देख सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलो फाइंडिंग सपोर्ट मोलार प्रेगनेंसी, इसमें से कौन सा फाइंडिंग है जो मोलार प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। पहला, डिक्रीज यूट्रस हाइट एज कंपेयर टू गेस्टेशनल एज, कि यूट्रस का हाइट जो कम हो जाता है एज कंपेयर गेस्टेशनल एज। डिक्रीज बीटा एससीजी, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, वजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट विथ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर इज कमिंग फ्रॉम। और चौथा बोल रहा है कि भैया माइल्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो याद रखना, मोलार जो प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, मोलार जो प्रेगनेंसी है, इस कंडीशन में क्या होता है पर्टिकुलर, कि हमारे बॉडी में क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट जो होता है खासकर आपका, ठीक है, इसका क्या हो जाता है आपका, ये ट्यूमर बन जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब मोलार प्रेगनेंसी हो जाता है तो कभी भी याद रखना क्या आपको देखने को मिलेगा, वजाइनल ब्लीडिंग विथ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या मिलेगा आपका, वजाइनल ब्लीडिंग विथ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलता है। इसे क्लासिकल सिम्टम होता है। क्या होता है आपका, ये क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। क्या होता है आपका, ये क्लासिकल सिम्टम्स होता है ग्रेप्स स्ट्रक्चर्स। सेकंड, अगर यहां पे देखा जाए कि एससीजी का लेवल, याद रखना मोलार प्रेगनेंसी में जो एससीजी, ठीक है, एससीजी का जो लेवल है वो हाई होता है, इंक्रीज रहता है, डबल रहता है। ठीक है, याद रखना पर्टिकुलर। और जो यहां पे लिखा है कि हाइट ऑफ यूट्रस कंपेयर डिक्रीज, नहीं, हाइट ऑफ यूट्रस भी आपको क्या मिलेगा, ऐसा इंक्रीज ही मिलेगा। क्या मिलेगा, यूट्रस का हाइट जो है इंक्रीज मिलेगा। यूट्रस जो हाइट होता है वो भी आपको इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। तो यहां याद रखना पर्टिकुलर कि भैया जो मोलार प्रेगनेंसी होता है उस प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपको ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलता है, विजिबल्स देखने को मिलता है। एक प्रकार के आपको ये ट्यूमर है ये। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे, a human during second stage of labor, the head become tight and bulge at perineum. What is the next immediate action? कि during क्या है, लेबर सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, हेड बिकम टाई हो चुका है और इज अ बल्ज इन पेरिनियम। व्हाट इज अ इमीडिएटली एक्शन? तो ऑप्शन पहला बोल रहा है कि परफॉर्म Ritigan maneuver and support perineum to extend fetal head। दूसरा बोल रहा है call for help। तीसरा बोल रहा है आपका perform Roberts maneuvers या apply fundal pressure। तो याद रखना इस कंडीशन में क्या एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, आपका रिटिगन मैनवर का यूज किया जाता है नॉर्मल हेड को डिलीवर करवाने के लिए। कितने आपका नॉर्मल हेड डिलीवरी के लिए। ठीक है, जो रॉबर्ट मैनुअर है उसको हम यूज करते हैं खासकर आपका शोल्डर डिस्ट्रोसिया के लिए। शोल्डर
यूज करते हैं आपका शोल्डर डिस्टोसिया के लिए हम इसका क्या करते हैं, एज यूज करते हैं। फंडल प्रेशर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, फंडल प्रेशर हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि भैया ड्यूरिंग स्टेज सेकंड स्टेज ऑफ लेबर हेड बिकम टाइट एंड बल्ज इन पेरिनियम। तो इस नेक्स्ट इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा, आपको रिटिगन मैनोवर यूज करना है। ये आपको कौन सा, आपका रिटिगन मैनोवर, जो क्या करते हैं नॉर्मल हेड डिलीवरी के लिए यूज करते हैं। नॉर्मल हेड डिलीवरी, यहां से आपका नॉर्मल हेड डिलीवरी के लिए इसका यूज करते हैं आपका रिटिगन मैनोवर का। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ध्यान रखना चीजें, ठीक है। समझ में आया चीजें, ठीक। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा हम उस क्लास के अंदर आपको बताएंगे और नए नए क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, जो आपके नौसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दें, और आप ऐसे निरंतर बने हमारे क्लास के अंदर और प्रॉपर आपका तैयारियां चलती रहे, और अगले नौसेट में आपका सिलेक्शन कंफर्म ही होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नौसेट में बार बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा एज आपका एमसी के रूप में आपको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो ये चैनल पे आप बने रहे, आपको डेली आपका एज अ क्लास देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।